कमर दर्द एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं कमर दर्द से बहुत लंबे समय से परेशान रहते हैं, बहुत सी मेडिसिन्स खा लेते हैं, बहुत से डॉक्टर्स को दिखाते हैं, जांचें भी करवा लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता। आज का ये टॉपिक इसी बारे में है, कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें कमर दर्द बहुत लंबा चलता है लेकिन वो डिस्क प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सबसे कॉमन कारण हमेशा डिस्क को माना जाता है कि डिस्क प्रॉब्लम है तो लंबे समय से कमर दर्द या पैरों में दर्द आ जाता है। तो नॉर्मली ज़्यादातर हम सब में ये धारणा है कि कमर दर्द है तो डिस्क प्रॉब्लम ही होगी, लेकिन बहुत कॉमन एक और प्रॉब्लम है जो प्रेजेंट कमर दर्द की तरह करती है, डिस्क प्रॉब्लम की तरह करती है, लेकिन उसका डायग्नोसिस अलग है, उसका ट्रीटमेंट अलग है। ये बीमारी है सैक्रोआइलाइटिस। सबसे पहले इस टर्म को समझते हैं। सैक्रोआइलाइटिस दो वर्ड से मिलकर बना है। सैक्रल वर्ड जो है वो आया है सैक्रम से। सैक्रम होती है बोन, हमारी जो रीढ़ की हड्डी का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसे सैक्रल बोन कहते हैं या सैक्रम कहते हैं। ये सैक्रल बोन जॉइंट बनाती है हमारी जो कूल्हे की हड्डी है, मेन पेल्विक बोन है, जिस बोन का नाम है आइलियाक बोन। तो आइलियाक और सैक्रल बोन का जो जॉइंट है उसे सैक्रोआइलाइक जॉइंट कहते हैं, और जब इस जॉइंट में प्रॉब्लम आती है तो उसे सैक्रोआइलाइटिस कहते हैं। और प्रॉब्लम जब सैक्रोआइलाइटिस की होती है तो ये जो जोड़ आप देख सकते हैं, सैक्रल बोन और आइलियाक बोन के बीच का जो जॉइंट है, जो दोनों साइड में है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों जॉइंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं या एक जॉइंट भी इन्वॉल्व हो सकता है। जब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो हमें कमर दर्द की प्रॉब्लम आती है। ये तो हुआ सैक्रोआइलाइक जॉइंट क्या होता है और सैक्रोआइलाइटिस की बीमारी कौन सा एरिया है जहाँ पे इफेक्ट करती है। अब सबसे पहले इसके लक्षण को जान लेते हैं और हम डिफरेंशिएट करते हैं कि किस तरह से बाकी जो कमर दर्द की प्रॉब्लम्स है उनसे सैक्रोआइलाइटिस का दर्द लक्षण के मामले में किस तरह से डिफरेंट है। देखिए, सैक्रोआइलाइटिस जो पेशेंट होते हैं उनका बहुत टिपिकल प्रेजेंटेशन होता है। सबसे कॉमन चीज़ जब आप उनसे पूछेंगे कि आपका कमर दर्द कब ज़्यादा रहता है तो वो बिल्कुल टिपिकली जवाब देंगे, सर सुबह उठते समय सबसे ज़्यादा रहता है। बेड से जब मॉर्निंग में उठते हैं उस समय बिल्कुल जकड़न रहती है, कमर में दर्द रहता है और मन ही नहीं करता कि बिस्तर से उठें, पैदल चलें या खड़े हुए, तो बहुत तेज प्रॉब्लम उस समय आती है। तो सबसे टिपिकल जो लक्षण है सैक्रोआइलाइटिस का वो है मॉर्निंग स्टिफनेस कमर में। सुबह उठने के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो सैक्रोआइलाइटिस में आती है। जब पेशेंट थोड़ा मोबिलाइज होता है, थोड़ा एक्टिविटी में आता है, मॉर्निंग में अपनी डेली एक्टिविटीज स्टार्ट करता है, अपना वर्क स्टार्ट करता है, तो धीरे धीरे ये पेन कम हो जाता है। तो सबसे ये टिपिकल प्रेजेंटेशन है। मेरे पास भी अक्सर जब सबसे ज़्यादा पेशेंट आते हैं स्पाइन के कमर दर्द वाले, उनका जब ये प्रॉब्लम होता है कि कमर दर्द है बहुत लंबे समय से, और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि कमर दर्द कब ज़्यादा होता है तो सैक्रोआइलाइटिस वाले पेशेंट कहते हैं हमें मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा कमर दर्द प्रॉब्लम करती है। जबकि जो डिस्क की प्रॉब्लम से पेशेंट कमर दर्द से ग्रसित होंगे वो टिपिकली कहते हैं कि हमें मॉर्निंग में तो ठीक रहता है, हम अगर कुछ काम कर लेते हैं, लंबे समय तक खड़े रहते हैं या बैठते हैं लंबे समय तक अपने काम के लिए, तब उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। या फिर चलने के बाद, थोड़ा चलने के बाद कमर दर्द या पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, तब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। डिस्क प्रॉब्लम और सैक्रोआइलाइटिस दोनों को हम थोड़ा डिफरेंशिएट यहीं से करना शुरू कर सकते हैं। ये तो बात हुई लक्षणों की। इसी लक्षण में सैक्रोआइलाइटिस का जो पेन है उसका एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है, पेन कमर दर्द में लोकलाइज ना रह के वो ऊपर की ओर कमर में गर्दन तक आ सकता है। तो ये भी बहुत टिपिकल प्रेजेंटेशन है। सैक्रोआइलाइटिस के पेशेंट टिपिकली बोलेंगे कि सर मॉर्निंग में कमर दर्द में तो सबसे ज़्यादा दर्द रहता ही है, लेकिन पूरी कमर में ऊपर गर्दन तक जकड़न रहती है, स्टिफनेस रहती है। तो ये भी प्रेजेंटेशन है जो थोड़ा डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं इसके बेसिस पे कि डिस्क प्रॉब्लम है या सैक्रोआइलाइटिस है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ सैक्रोआइलाइटिक पेन की, कि जिस तरह से डिस्क प्रॉब्लम अगर होती है और वहाँ पे नस पे दबाव अगर आ जाता है डिस्क प्रॉब्लम की वजह से, पैर में दर्द आना शुरू हो जाता है जिसे शियाटिका कहते हैं, उस तरह से उससे मिलता जुलता सैक्रोआइलाइटिस में भी हो सकता है। उसमें होता यह है क्योंकि सैक्रोआइलाइक जॉइंट जो है वो इन्वॉल्व है, वहाँ पे प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे रेफर्ड पेन कई बार नीचे पैर में पीछे की तरफ आ सकता है जो शियाटिका की तरह लग सकता है, मिलता जुलता लग सकता है। तो यहाँ पे इन दोनों को भी डिफरेंशिएट करना जरूरी है। तो हमने जान लिया है सैक्रोआइलाइटिस के लक्षण के बारे में। अब
प्रोसीड करते हैं कि कैसे मैनेज करना है। मैनेजमेंट पार्ट में सबसे पहले कंफर्म करना है हमें डायग्नोसिस। सैक्रोइलाइटिस को हम कंफर्म कर सकते हैं 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट से। नंबर 1 है एमआरआई का टेस्ट और नंबर 2 है ब्लड में HLA-B27 का टेस्ट। ये जो HLA-B27 का टेस्ट है, ये अगर पॉजिटिव है तो आप बिल्कुल श्योरिटी से लगभग कह सकते हो कि आपको सैक्रोइलाइटिस या फिर सैक्रोइलाइटिस जो एक पार्ट है दूसरी सिस्टमिक बीमारी जिसका नाम है एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलिटिस, उसका पार्ट है, और ये डायग्नोसिस हम कंफर्म मान के चलते हैं। सैक्रोइलाइटिस एक आइसोलेटेड बीमारी भी हो सकती है, मतलब सिर्फ सैक्रोइलेक जॉइंट पे रहेगी वो प्रॉब्लम, या फिर एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलिटिस जो एक बीमारी है जिसमें लगभग पूरी बॉडी का सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, अलग अलग जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, वहाँ भी सैक्रोइलाइटिस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलिटिस और सैक्रोइलाइटिस में। HLA-B27 के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है एमआरआई टेस्ट। यहाँ पे बहुत कॉमन एक सिनेरियो एक सामने आता है कि प्रॉब्लम कमर दर्द की होती है। 90% हम डॉक्टर लोग भी कई बार हम यही सोचते हैं कि एमआरआई करा लेते हैं, स्पाइन का डायग्नोसिस बन जाएगा कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है, डिस्क प्रॉब्लम ही होगी। तो होता यही है, एमआरआई करवाई जाती है और एमआरआई ज़्यादातर हम लिख देते हैं एमआरआई एलएस स्पाइन। एमआरआई एलएस स्पाइन से सैक्रोइलाइटिस जॉइंट के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा, सैक्रोइलाइटिस का डायग्नोसिस नहीं बन पाएगा। तो अगर हमें थोड़ा भी डाउट है तो हमें एमआरआई एलएस स्पाइन के साथ साथ एमआरआई एसआई जॉइंट, सैक्रोइलेक जॉइंट, ये भी साथ के साथ हो जाती है, तो करा लेनी चाहिए, ताकि अगर थोड़ा भी डाउट है तो उसे हम कंफर्म कर सकें कि जो कमर दर्द है वो डिस्क प्रॉब्लम से नहीं, सैक्रोइलाइटिस से है। तो यहाँ पे एमआरआई का भी बहुत बड़ा रोल है डायग्नोस करने में इस प्रॉब्लम को। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में इनिशियल स्टेज में हमें कुछ मेडिसिन्स, ओवर द काउंटर पेन किलर्स, सिंपल पेन किलर्स जैसे कि डिक्लोफेनेक, नेप्रोक्सोन, ये हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हमें करनी पड़ेगी, जैसा कि हम दूसरे कमर दर्द के कारण में करते हैं। मेनली इनमें है आप कमर को सीधा रखें, कमर को झुका के ज़्यादातर काम ना करें। आपके बैठने का स्टाइल जो है, वर्किंग जो आपका है चेयर पे बैठ के, वो पोस्चर बिल्कुल सही मेंटेन रखें। भारी वजन ना उठाएं, बहुत लंबे समय तक नीचे ज़मीन पे ना बैठें। ये सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको सैक्रोइलाइटिस में भी अपनाने पड़ेंगे। इसके अलावा कुछ होम रेमेडीज़ हैं, जैसे कि बर्फ़ की सिकाई करना या फिर हॉट वाटर बॉटल से गर्म सिकाई करना, मसाज करना, तेल से आप मसाज कर सकते हैं उस एरिया की। इन सब चीज़ों से भी आराम आता है सैक्रोइलाइटिस के कमर दर्द में। मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो शुरुआत में हमें NSAID ड्रग्स जैसे कि डाइक्लोफेनेक, नेप्रोक्सोन, ये सब देनी होती है। अगर इनसे कंट्रोल नहीं आ रहा है तो स्टेरॉइड का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि लगभग सैक्रोइलाइटिस का ट्रीटमेंट एक गठिया की जो बीमारी होती है उसके ट्रीटमेंट की तरह ही चलता है। तो स्टेरॉइड सुन के आप बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि जिस तरह से गठिया में हमें ज़रूरी है स्टेरॉइड यूज़ करना ताकि हम कंट्रोल कर सकें उसे, उसी तरह सैक्रोइलेक जॉइंट की जो प्रॉब्लम्स होती है उनमें भी स्टेरॉइड्स हमें अक्सर यूज़ करना पड़ता है। उससे बहुत अच्छा आराम पेशेंट को आता है, सूजन जो है वहाँ पे सैक्रोइलेक जॉइंट में वो कम होती है। तो स्टेरॉइड अगर प्रिस्क्राइब करी जा रही है किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से, तो आप उनकी सलाह मान के प्रॉपर डोज में स्टेरॉइड का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद जो ड्रग्स आती हैं उसे DMD कहा जाता है, डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स। इनमें मेनली आती है सल्फासेलेजीन, लेफ्लुनामाइड और मिथोट्रेक्सिट। ये एडवांस स्टेज में यूज़ होती है। इनको भी स्पेशलिस्ट रूमेटोलॉजिस्ट या आपके जो डॉक्टर हैं जो स्पेशलिस्ट हैं गठिया रोग में, उनसे आप कंसल्ट करके इन ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं। इससे भी एडवांस स्टेज में कुछ बायोलॉजिक DMDs होते हैं, बायोलॉजिक डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स, उनका हम यूज़ कर सकते हैं। वो भी अगेन आप स्पेशलिस्ट के कंसल्टेशन के बाद कर सकते हैं। ये सारे ट्रीटमेंट अगर हो चुके हैं उसके बाद भी आराम नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप हम पेन प्रोसीजर्स की तरफ जा सकते हैं। पेन प्रोसीजर्स क्या होते हैं, इसको ब्रीफली मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जिनमें हम यूज़ कर सकते हैं कुछ ड्रग्स बिल्कुल स्पेसिफिक, जहाँ प्रॉब्लम है, एक निडल के माध्यम से या फिर एक ऐसी निडल जिससे करंट पास होता हो, जिसे रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन कहते हैं। तो ये जो पेन प्रोसीजर्स हैं
इसके ऊपर हमने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, वो आप ज़रूर देखिए। 2 पार्ट में ये वीडियो है जिसमें सारी जानकारी है कि क्रोनिक पेन से जो पेशेंट परेशान हैं, चाहे वो कमर दर्द हो, घुटने का दर्द हो, वो इन पेन प्रोसीजर्स को कैसे करवा सकते हैं और उनसे क्या-क्या फ़ायदा उनको होएगा। यहाँ पे ब्रीफली जो पेन प्रोसीजर सैक्रोइलाइटिस में यूज़ होते हैं, वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, वो की जा सकती है, या फिर स्टेरॉइड का इंजेक्शन लोकली हम दे सकते हैं। जहाँ पे प्रॉब्लम है सैक्रोइलेक जॉइंट में, वहाँ पे हम स्टेरॉइड का इंजेक्शन पेन प्रोसीजर के रूप में हम दे सकते हैं। इसको करने के लिए हमें ऑपरेशन थिएटर की ज़रूरत होगी, वहीं पे हम ये एक्सरे मशीन की गाइडेंस में जॉइंट में ये इंजेक्शन दिया जाता है। इनसे भी एक अच्छा आराम आ जाता है। कमर दर्द जो सैक्रोइलाइटिस से है, उसमें बहुत अच्छा आराम इन इंजेक्शन से, इन पेन प्रोसीजर से आ सकता है। फाइनली बहुत रेयरली कुछ पेशेंट्स में इन सब से भी आराम नहीं आता है, तब हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। और मेन जो सर्जिकल प्रोसीजर इनमें किया जाता है उसे फ्यूजन सर्जरी कहते हैं। फ्यूजन का मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ पे जो सैक्रल बोन और आइलैक बोन, जो हमने शुरू में समझाया था आपको कि इन दोनों का जॉइंट ये है, जो उन दोनों बोन्स हैं, उन बोन्स को जोड़ दिया जाता है। एक फ्यूजन सर्जरी एक तरीका होता है उससे, ताकि ये जॉइंट की मोबिलिटी पूरी तरह खत्म हो जाए, वहाँ पे एक बोनी फ्यूजन हो जाए, पूरा जुड़ जाए आपस में, मूवमेंट ना हो और पेन में आराम आ जाए। हालांकि सर्जरी की ज़रूरत बहुत रेयरली पड़ती है। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक सैक्रोइलाइटिस के बारे में। एक ऐसी प्रॉब्लम जो कमर दर्द को बहुत लंबे समय तक प्रॉब्लम कमर दर्द की आ सकती है, जिसकी वजह से, और यहाँ पे डिस्क प्रॉब्लम इतनी नहीं है। मैं फिर से इस बात पे स्ट्रेस दूंगा कि बहुत कॉमन ये देखने को मिलता है कि कमर दर्द बहुत लंबे समय से था, एमआरआई करवा ली, उस पर हल्की सी कोई डिस्क है और बस उसी को अपन कारण मान के चल रहे हैं कि डिस्क प्रॉब्लम है, डिस्क प्रॉब्लम है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं। तो पेशेंट बहुत लंबे समय से परेशान रहते हैं इस चीज़ से। तो यहाँ पे थोड़ा अगर आपके सिम्टम्स इस तरह से मिलते जुलते हैं, जैसा कि मैंने बताया सैक्रोइलाइटिस से, तो आप जा सकते हैं उन इन्वेस्टिगेशन की तरफ, जैसे कि HLA-B27 या MRI SI जॉइंट, ताकि आप डायग्नोज कर सकें इस प्रॉब्लम को और इसका सोल्यूशन निकल सके। थैंक यू।